नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं टोहाना और जैसे लगातार आज की चर्चा कार्यक्रम हमारा चल रहा है, तो आज की चर्चा में हम आज चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन पे। किसान आंदोलन में क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया, और साथ में किसानों ने अपनी डिमांड्स क्या लगता है कि उन्हें पूरी कर ली हैं या भी और भी डिमांड्स उनकी बाकी हैं। तो क्या किस सरकार से उन्हें उम्मीद है कि वो आगे उनकी डिमांड पूरी करेगी। साथियों, हमारे साथ आज हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए रंजीत सिंह जी और किसान आंदोलन से ही जुड़े भाई टीनू जी। साथ में हमारे साथ आज जो चर्चा शुरू करेंगे हमारे साथी पवन वर्मा जी, ये चर्चा को शुरुआत करेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और किसानों की क्या मांग थी उसको मौजूदा सरकार ने कितना सुना। अब जैसे 2024 के इलेक्शन नज़दीक हैं, तो आखिर किसान कहां जाएं, किस पर विश्वास करें, किन पार्टियों के साथ जाएं। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे यहाँ पर, जो किसान आंदोलन में कार्यरत रहे हैं और अब भी हैं। तो रंजीत जी, आप बताएं कि जिस तरीके से ये किसान आंदोलन चला था और जो संघर्ष किया है किसानों ने, तो क्या उनको वो चीजें मिल पाई हैं जिस चीज के लिए वो उतरे थे किसान आंदोलन में। नमस्कार जी। सबसे पहले अरोड़ा जी, वर्मा जी, आपकी टीम को व आपके दर्शकों को संयुक्त किसान मोर्चा टोहाना और भारतीय किसान यूनियन घासीराम नारायण की तरफ से नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जो नवंबर 20 में किसान आंदोलन जो पंजाब से शुरू हुआ और दिल्ली की सीमाओं पर जाकर के वहाँ डेरा लगा, उस टाइम जो समय की सरकार थी उसने 3 कृषि कानून बनाए जिसको किसान और किसान संगठन काले कृषि कानून कहते थे। उनका मकसद किसानों की जमीनों को किसानों से छीन करके बड़े बड़े जो घराने हैं अडानी अंबानी उनको देने का उनका मकसद था। तो ये कल्चर है हमारा पंजाब और हरियाणा का कि जो जिमीदार हैं, वैसे आम जट कह देते हैं, जट नहीं, जिमीदार में सभी कास्टें आ जाती हैं। वो अपनी जो भूमि है, धरती है, जमीन है, उसको बहुत प्यार करते हैं। हम देखते हैं छोटी छोटी मतलब जमीन के लिए कत्ल तक हो जाते हैं। तो जमीनों को कौन छीनने देता, उस बात को लेकर वो करंट इशू था। उसके ऊपर पहले पंजाब में, उसके बाद हरियाणा उठा और फिर पूरा देश जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है उठ करके आंदोलन में आ गया। वो आंदोलन 13 महीने जो है दिल्ली की सीमाओं पर चला। सरकार पूरे दबाव में रही। सरकार ने बकायदा लिखती रूप में समझौता किया, पर जैसे सरकारों का खासा होता है, करेक्टर होता है इनका कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मुद्दा जो बड़ा था वो 3 कानूनों का था। वो तो प्रधानमंत्री ने ये दिखाने के लिए कि मैं किसी के आगे झुककर नहीं, मैं अपने आप वापस ले रहा हूं। हालांकि दुनिया जानती है कि वो किसानों के आंदोलन का दबाव था सरकार के ऊपर, उसके कारण वापस लिए। लेकिन जो बाकी चीजें थी, क्योंकि ये तो एक करंट इशू आ गया, किसान आजाद भारत में हमेशा अपनी जो है फसल के जायज रेटों के लिए लड़ता रहा है। मुख्य मुद्दा यही रहे, चाहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो, उसमें भी ये था कि किसानों को उनकी जो लागत है उस लागत में प्रॉफिट जोड़ करके दिया। मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो थी, स्वामीनाथन आयोग बिठाया था कांग्रेस सरकार ने। हाँ जी। और उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम इसे लागू करेंगे। क्या लगता है आपको, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूर्णतः लागू हो पाई है अभी तक या नहीं? मैं वही बात कर रहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट का एक झुंझुना जो है वो पकड़ाया गया। ये जित सरकारें खासा, हम एक बात मानकर चलते हैं कि जितनी भी सरकारें इनका खासा एक ही है, वो आयोग बना देते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल कभी नहीं हुआ। बातें कांग्रेस करती रही, वही बातें बीजेपी वाले के हम स्वामीनाथन हम लागू करेंगे, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं हुई। उल्टा किसानों से जमीनें छीनने के कानून नहीं, सबसे बड़ी बात मैं एक बात क्लियर कर दूं हमारे दर्शकों को कि अध्यादेश लाया गया।
अध्यादेश तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट का सेशन ना हो और कोई ऐसा मुद्दा हो गंभीर के मतलब जो है तुरंत जो है कोई ना कोई उसका हल निकालने के लिए अध्यादेश लाए जाते हैं। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था। करंट इशू क्या था उस टाइम में, मतलब जो है कृषि कानून लाने का, वो सिर्फ ये था कि कोरोना की आड़ में लोग अंदर फंसे हुए हैं, बस अध्यादेश जारी करके फटाफट जो है उसके अमल करके ये जमीनें छीन ली जाए। चलो उसके ऊपर कोरोना काल में ही किसानों ने आंदोलन किया, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट वाले तरफ तो गई नहीं वो। अब मुद्दा क्या आ गया कि जब समझौता हुआ, बहुत बड़ा रेड़का हुआ, उधर से प्रपोजल आती थी, किसान संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चा उसको रिफ्यूज कर देता था, आखिर में रिटर्न तौर पर समझौता हुआ। सबसे बड़ी बात उसमें थी एमएसपी, क्योंकि कृषि कानूनों से पहले भी मुद्दा एमएसपी का था। देश में कोई भी देश का दुनिया में कोई भी जो है प्रोडक्ट होता है उसके लिए एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का प्रावधान है, लेकिन किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस वही किसान मांग रहा है, उसका भी नहीं है, जो दे दी जाती है। अभी मुद्दा आया अपने इसके अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर, शाहबाद के अंदर लाठीचार्ज हुआ। एमएसपी सूरजमुखी की 6400 रुपए बिक रही है, 4000 और 4200 रुपए। तो भावांतर का नाम दे करके 1000 हम डाल देंगे जी, तो किसान तो फिर भी जो है लगभग 1400-1200 पर क्विंटल पे जो है नुकसान पे चला जाता है। एमएसपी की गारंटी कानून मांगते थे हम, एक कानून बनाओ जिसमें ये हो प्रावधान कि जो मतलब एमएसपी सरकार ने घोषित कर दी उसके नीचे कोई भी जो है वो फसल नहीं खरीदेगा, अगर कोई खरीदेगा तो दंड उसको लगेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। रणजीत जी, ये चीजें तो होती रहती हैं, ये सुनिए, सबने सबको पता भी है लोगों को। और बात ये है कि अब लग क्या रहा है कि आने वाले चुनाव में जो किसान एकता है, जो दिखाई भी है पहले, अभी भी यूनियन बनी हुई है, तो वो कहाँ जाएंगी, किस सरकार पर या किस पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं 2024 में? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग लगभग 450 के करीब संगठनों का एक समूह था जो उस मुद्दे को लेकर आया। हम ये भी मानते हैं कि कुछ जो है मतभेद आए, हमारे कई साथी चुनाव में जाना चाहते थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, उनकी अपनी विचारधारा है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी नहीं। एक इस पे सवाल उठता है, टीनू जी आप बताएं कि एमएसपी का मुद्दा है जो, क्या एमएसपी के मुद्दे को लेकर ही अब की बार चुनाव में आप हिस्सा लेंगे या चुनाव को प्रभावित करेंगे एमएसपी मुद्दे को, या कोई और भी आपके मन में और भी मुद्दे हैं कुछ? सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को, सभी दर्शकों नमस्कार। देखिए, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि चुनाव के अंदर एमएसपी का मुद्दा लेके आएंगी सभी राजनीतिक पार्टियां, और ये केवल पहली बार नहीं लेके आएंगी। आज से पहले भी जितने चुनाव हुए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के अंदर ये घोषणा करते हैं, वायदे करते हैं कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, या फिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों के वारे न्यारे कर देंगे। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं, सरकार कोई भी बने, चाहे वो कांग्रेस की बनाए, चाहे बीजेपी की बने, या किसी तीसरी और बने, लेकिन सत्ता में बैठते ही वो लोग जो है एक अपने वायदे से मुकर जाते हैं, खासकर किसान से जो वायदे किए होते हैं। और ऐसी स्थिति में आज के दिन हमारे को लगता नहीं कि कोई राजनीतिक पार्टी जो ये कहे कि हाँ मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ और किसानों से ये वायदा करते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे, कोई भी पार्टी नहीं है। हम मान के चले कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी उभर के आई है, और उसी के तहत पंजाब दिल्ली का हमने मान लिया कि भी किसान बहुत कम है, उसके पंजाब के अंदर तो किसान बड़ी संख्या में है, और सरकार बने भी 1 साल होगी, क्या वहां पे किसानों का आंदोलन बंद हो गया? आज भी किसानों की लड़ाई वहां पे जारी है। वहां की जो सरकार है, वहां का जो पुलिस बल है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। वहां भी आज किसानों की जमीन रिक्वायर की जाती है, वहां भी आज फसल बेचने के लिए किसान मारामारी कर रहे हैं। तो वो तमाम मुद्दे हम जिससे भी एक उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक पार्टी नया विकल्प बन के आएगा कि ये हमारी समस्या सुनेगा, ये हमारी समस्या सोल्व करेगा, लेकिन अब हमारे को ऐसा लगता नहीं। किसान के सामने एक ही चारा है, किसान की जितनी मजबूत एकता होगी, जितना मजबूत उसका आंदोलन होगा,
उसी के तहत हम अपनी जो मांगे मनवा सकते हैं, अपना आंदोलन जीत सकते हैं। अन्यथा आप कोई इस पार्टी पर आप नहीं इस पर कर बात सकती। कर रहे थे कि पार्टी कोई आएगी और वो हमारी मांगे मानेगी, हमारी बातें सुनेगी। जो किसान पंजाब के अंदर आपने देख लिया पंजाब चुनाव में कि लोगों ने राजनीतिक तौर पे आपको बाहर कर दिया है, क्योंकि चुनाव में देखा है आपने पंजाब में कोई भी कैंडिडेट कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया है, राजनीतिक तौर पे आपको बाहर कर दिया है। तो किसी पार्टी पे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये पार्टी, क्योंकि आपको तो किसानों को तो बाहर कर दिया राजनीति से, किसी पार्टी पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टी पे, कि इस पार्टी को हम समर्थन देंगे या इस पार्टी को से हम संबंध रखते हैं, इस पार्टी के साथ हम जाएंगे, ये हमारी डिमांड पूरी कर देगी। तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने किसानों से झूठ बोलकर सत्ता में आई थी और जिसमें बीजेपी मेन है, और इस बीजेपी ने किसानों को 13 महीने गर्मी सर्दी बारिश में सड़कों पे बिठाए रखा। किसान इस पार्टी को तो अपना वोट नहीं देगा, अपना समर्थन नहीं देगा, ये तो पूरे देश के अंदर पक्का है। आप जी आप बताएं कि आप पहले शुरुआत में किसी ना किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो भी किसानों की आगामी पार्टी कहती थी अपने आप को कि मैं जो है ना किसानों को भला सिर्फ यही पार्टी कर सकती, उस पार्टी से आप जुड़े रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब वो पार्टी भी पीछे हट गई है इस मामले में? देखो जी, बात ऐसे है कि हर आदमी की अपनी कोई ना कोई आइडियोलॉजी भी होती है, कोई किसी से जुड़ा भी होता है। और उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। संयुक्त मोर्चे से बड़ा प्लेटफॉर्म उससे पहले कोई आया नहीं था। संयुक्त मोर्चे के प्लेटफॉर्म ने लोगों को, खासकर किसानों और मजदूरों को, यह सिखा दिया कि लड़ाई लड़ी जा सकती है, लड़ाई जीती जा सकती है। हमें किसी दूसरे रंग बिरंगे जो है राजनीति वाले उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी लोगों ने नकार दिया। समझे नहीं? मैं जो बात कहना चाहता हूं, जो आप सवाल आपने मेरे साथी से किया, हमारा संगठन भी और मैं निजी तौर पर भी, हम इस बात के पक्ष में नहीं थे कि चुनाव में जाया जाए, क्योंकि जो व्यवस्था है, जो हमारा स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल, इसमें कोई भी हो, कहने को तो कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम जो है गरीब लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन जहां जहां उनकी सत्ता रही वो भी लोगों ने देखा है। तो क्या लगता है कि आपसे सलाह मशवरा किए भी नहीं वो राजनीतिक तौर पे चुनाव में उतरे, इसलिए उनको हर का मुंह देखना पड़ा कि आपके सलाह मशवरा क्यों आपने? मैं एक बात पहले क्लियर कर दिया आपको कि 475 के करीब, मतलब जो है 472-73 के करीब संगठन थे जो संयुक्त किसान मोर्चा में थे, कुछ सपोर्ट वाले भी थे। हर संगठन, क्योंकि संयुक्त मोर्चा एक संगठन नहीं था, एक प्लेटफॉर्म था। हर संगठन की अपनी आइडियोलॉजी है। कुछ लोग पहले भी, किसान संगठन पहले भी चुनाव में जाते रहे हैं, अब की बार भी गए, लेकिन मैं मेरे संगठन की बात कर सकता हूं, मेरी बात कर सकता हूं। हमारा नजरिया ये था, हमारे संगठन का नजरिया ये था कि हमें सीधा चुनाव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो पोजीशन नहीं आई। लोग अभी इतने जागरूक नहीं हुए हैं कि वो, मतलब जो है, एक तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है कि पैसा चलता है, इलेक्शनों में कितना कुछ चलता है, दारू वगैरह चलती है। किसान संगठनों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ है? और फिर जो स्ट्रक्चर है, अब साथी ने मेरे बात करी, पंजाब में आम आदमी पार्टी वाले भी कहते हैं हम बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर चल रहा है हमारा राजनीति का हिंदुस्तान में, क्योंकि बड़े घराने जो है राजनीति को चलाते हैं, और जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो फैसले उन्हीं के तरीके से होते हैं। चाहे कानून बनते हैं, क्या जाता है कि जी जो कानून आता है या जो बजट आता है, बजट जो है वो बिल्कुल ओपन नहीं किया जाता, सीक्रेट होता है। लेकिन जो बड़े घराने उनको तो पता होता है, क्योंकि उन्होंने तो बजट बनवाया होता है। हम इस बात के पक्ष में नहीं थे। हम एक ही बात, हमारी जो संगठन की राय है, मेरी भी राय है कि किसान अगर अपने हक ले सकता है तो अपनी लड़ाई से वो सिद्ध कर दिया संयुक्त किसान मोर्चे ने। बीच में दिक्कत आई कि कुछ लोग चले गए, उससे नाराजगियां भी हुई, हमारे संगठन नाराज हुए, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हम एक बात मानकर चलते हैं
कि लड़ाई जब जब लड़ाई आएगी, किसान फिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, और उसका उदाहरण जो है वो पिपली में लोगों ने देखा है। तो क्या लगता है आपको कि एमएसपी को पाने के लिए आपको फिर आंदोलन में कूदना पड़ेगा, आंदोलन में जाना पड़ेगा? आंदोलन में है, मतलब जाना नहीं पड़ेगा। किसान संगठन, किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन में है, लगातार प्रोग्राम आ रहे हैं। ये जो शाहबाद लाठीचार्ज हुआ वो भी तो एमएसपी के ऊपर ही था। जब वहां, हालांकि वो हमारे एक संगठन है जो बराबर का, चडूनी साहब का, उनका जो आह्वान था उस दिन इसके लिए, सूरजमुखी के लिए, वहां लाठीचार्ज हो गया, बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ। लेकिन जब उसके लिए महापंचायत रखी तो पूरे के पूरे संगठन जो संयुक्त मोर्चा में थे वो सारे वहां इकट्ठे हो गए थे। हम लड़ाई में हैं, और हमारी टेक है जो, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। असी एक बात हम करेंगे कि जो मौजूदा सत्ता होती है उसके खिलाफ लड़ाई होती है, नंबर एक। नंबर दो, जो मौजूदा सरकार है ये दूसरी सरकारों से बढ़कर भी इसने जो है किसानों, मजदूरों और जनता के ऊपर जुल्म ज्यादा किए, ये तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम एक आह्वान पहले भी था हमारा, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को छोड़ करके जो कैंडिडेट इनको हराने वाला हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि उनको सबक सिखाया जा सके। जो डिक्टेटरशिप वो मत लेकर के, ऐसा तो पहले भी हुआ है ढिल्लो साहब, जेजेपी पार्टी, नई पार्टी आई, जैसे आपने कहा कि नई पार्टी आएगी कोई ना कोई, जेजेपी पार्टी आई है, किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे लोगों ने, उसी में जा बैठी, उसी की गोद में। वो तो बात मैं बार बार कह रहा हूं। विपक्ष तो आपके साथ था क्योंकि उनको चाहिए था वोट बैंक। विपक्ष की तो राजनीति आप समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। तो विपक्ष, जैसे कि अभी चलो जेजेपी पार्टी, हम हरियाणा टोहाना से ही बात लेते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं जाते। अब आपके दुष्यंत चौटाला हरियाणा से नई पार्टी लेकर के आए, लोगों ने किसके खिलाफ वोट दिया? बीजेपी के खिलाफ। वो उसी गोद में जा बैठा। कहां तक विश्वास करेंगे आप लोग? हम तो विश्वास करते ही नहीं ना। अरे एक बात देखो, आपने संयुक्त मोर्चे के आंदोलन को कवर किया, यहां टोहाना में खास तौर पे किया। हमने किसी भी राजनेता को, बड़े राजनेता हमारे आंदोलन में आए, नीचे बैठे, हमने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया। क्यों नहीं चढ़ने दिया? विपक्ष की अपनी मजबूरी है हमारे आंदोलन को समर्थन देना, लेकिन हम समझते हैं कि ये किस मजबूरी में आ रहे हैं। मतलब वो हमारे हितैषी नहीं है, हमारा हितैषी सिर्फ हमारा झंडा और नारा है। टिनू जी, आप बताएं कि जो ये अब 2024 चुनाव नजदीक है, पहले लोकसभा के चुनाव हो गए, लगभग 8-9 महीने का बचे हैं चुनाव में, 9 महीने के आसपास। इन 9 महीनों में आप क्या क्या तैयारियां ऐसी करेंगे जिससे कि अपनी मांगे बनवा सके आप? क्या और कोई बड़ा आंदोलन, इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे? क्योंकि अभी जो आंदोलन चल रहा है, इस समय चल रहा है, वो अपने स्तर पर चल रहा है। सिर्फ अलग अलग यूनियनें हैं, वो अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। जैसे गुरनाम सिंह चडूनी जी हैं, यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया आंदोलन, जो सूरजमुखी पे को लेकर स्टार्ट किया, मगर सरकार ने लाठीचार्ज किया, और उनको फिर भी लाठीचार्ज करने के बाद फिर भी सरकार को उनकी बात माननी पड़ी, मानी बात उन्होंने। अब आप कैसा आंदोलन ऐसा खड़ा करेंगे जिससे आप अपनी मांगे पूरी करवा पाए? क्योंकि अलग अलग धड़े में बटे हुए हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि धड़े अब नहीं बटे हुए। धड़े संयुक्त किसान मोर्चा बना उससे पहले थे, और सभी अलग अलग झंडे लेकर, अलग अलग डंडे लेकर अपनी लड़ाई लड़ते थे। जब से संयुक्त किसान मोर्चा बना है, और उसको बनने के बाद ये नहीं कि एकदम ही बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया हो। संयुक्त किसान मोर्चा बनने से भी 6 महीने 7 महीने बाद दिल्ली जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, और आज भी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग यूनियनें अपना आंदोलन लड़ रही है एमएसपी के ऊपर, और संयुक्त किसान मोर्चा भी इसके ऊपर लगातार मीटिंगें कर रहा है, कॉल दे रहा है कि आगामी क्या कार्रवाई होगी। उसके ऊपर सभी जो किसान संगठन और किसान जो है अपना अमल भी करते हैं, और आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर जो रणनीति बनाएगा, एमएसपी, केवल एमएसपी का एक मुद्दा नहीं होगा इसके अंदर, कि केवल एक एमएसपी ही हमारा मुद्दा बचा हो किसान का। किसान के बहुत से मुद्दे हैं। नकली दवाइयाँ यहाँ पे बिक रही हैं, नकली खाद यहाँ पे बिक रहा है, मंडी के अंदर हेरा फेरी इनके साथ की जाती है,
किसानों को जो है तहसीलों में जगह जगह पर जहाँ भी है भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा जा रहा है। किसानों के बच्चों की पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इलाज हो जाए उसके बच्चों के, उसके परिवार के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर भी एक आपसी सहमति बना के जो है एक आंदोलन आने वाले अगर समय में टोहाना बहुत बड़ा अगर टोहाना में हम आते हैं, टोहाना की अगर बात करते हैं, अभी मौजूदा सरकार या गठबंधन की सरकार, जेजेपी के मंत्री है देवेंद्र सिंह दुबे जी, हम जानना चाहते हैं कि अगर ये नेता जो मौजूदा सरकार के नुमाइंदे माने जाते हैं, कहा था इस्तीफा दे दो, तो आप लोग शायद इनको साथ में भी लेके चलते। एक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। अगर ये आगे आने वाले समय में पार्टी बदल देते हैं, आप लोगों का बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ ज्यादा है ना, नाराजगी उनसे ज्यादा है, उन्हीं के खिलाफ है। अगर ये पार्टी बदले किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो क्या नाराजगी वही रहेगी या फिर उसी में जुड़े रहेंगे? नहीं, हमने तो एक बात तो पहले भी क्लियर कर दी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, राजनीति वालों से हमारी दोस्ती नहीं है। देखो राजनीति हर जगह घुसी हुई है, नहीं घुसी रहे, नहीं पता क्या खुद ही राजनीति देखे, आप कह रहे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, राजनीति वालों से आप अलग हैं। राजनीति से आप खुद ही राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव में लड़े हैं आप, आपकी जो जत्थेबंदी है चुनाव में लड़ी है, चुनाव में गई है। नहीं, हम नहीं कहना। नहीं देखिए, मैं जत्थेबंदी किसान यूनियन की बात कर रहा हूँ। किसान यूनियन चुनाव में लग गई है, किसान तो आप यूनियन में गई है, पता क्या अब उससे कैसे अलग हो सकते हैं आप? पंजाब का सबसे बड़ा जो संगठन है वो उगराहा ग्रुप है, वो चुनाव में नहीं जा सीधे तौर पर। देखो वोट हमने डालनी है, मेरी वोट है, मैं डालूंगा। मैंने कहाँ डालनी है वो मेरा तो व्यक्तिगत मामला है। जहां तक संगठन का सवाल है, हमारे संगठन की संयुक्त किसान मोर्चा की, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के गुरनाम सिंह चड्डूनी है, वो जाके पंजाब में चुनाव लड़े, उनका अपना संगठन है। मैं भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन को प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे संगठन की यह स्पष्ट जो है समझ है कि हमने राजनीति वालों का ओपन खुल के किसी के सपोर्ट में या इलेक्शन में जाने का हमारा कोई मैटर नहीं है। हम एक ही आह्वान करेंगे कि ये जो मौजूदा सरकार वाले हैं इनको हराने की कोशिश करो, जो कैंडिडेट जीतता लगता है उसको जिता दो, ताकि थोड़ा बहुत चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे किसी पार्टी से हो, किसी पार्टी से, क्योंकि पता क्या तो लोगों ने करना ना चॉइस। हम किसी को ये नहीं कहेंगे फलाने को वोट दो, क्योंकि हमने वो नहीं, आप कह रहे हैं कि जीतने वाले का हम उसकी तरफ जरूर जाते हैं। याद भी हो सकता है। नहीं जीतने वाला तो आप एक पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप बीजेपी का, जजपा का विरोध कर रहे हैं आप। हाँ जी, जीतने वाला कांग्रेस का हो सकता है, तो उसकी तरफ जाएंगे आप। नहीं समझे नहीं, आप उनको कहेंगे वोट दो। आखिर को लोग, जीतने वाला आप पार्टी का हो सकता है, क्या उसकी तरफ जाएंगे आप? वो किसी का भी हो सकता है। वो है तो राजनीतिक पार्टी ना हो। नहीं राजनीतिक पार्टियां हैं, आप राजनीतिक पार्टी के विरोधी हैं और साथ में आप राजनीतिक पार्टी उनको कहेंगे चुनाव। हम ये कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि कोई एक साइड मैं वो भी तो कह रहा हूं ना कि कोई राजनीतिक पार्टी से हमें कोई आशा नहीं है, कोई टेक नहीं है कि वो हमारी मांग मान। फिर भी आप राजनीतिक पार्टी को वोट देंगे। लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें आपकी वोट है, वोट का अधिकार आपको संविधान ने दी है, तो वोट तो आप वोट का जो है जो यूज तो करोगे ना, वोट तो डालने जाओगे आप वोट डालने चलेंगे तो भी आप राजनीति से जुड़ गए। यहां मैटर संगठन का है कि संगठन राजनीति में सीधा नहीं आएगा, संगठन ओपनली किसी की सपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हम सबको एक जैसे मानते हैं। पहले कांग्रेस थी, उस टाइम कौन सा किसानों पर गोलियां नहीं चली? यहाँ टोहाना में भी चली, कंडेला में भी चली, कहां कहां नहीं चली हरियाणा में गोलियां, कहां कहां किसान नहीं मरे? बहुत पहले की सरकारों में भी रहा है ये। टीनू भाई एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अलग अलग जगह घूमते हैं और राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं, पार्टी से भी थे आप पहले, अभी भी एक्टिव रहते हैं, तो ये बताइए कि अब आने वाले समय में टोहाना के जो किसान संगठन लगा लो या फिर किसान साथी हैं, जो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी की किसी कैंडिडेट को अब की बार अपनाएगी टोहाना की जनता? देखिए ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि टोहाना, हरियाणा और देश कि किसान जो वर्ग है, मैं पहले भी कहा है कि किसान वर्ग भाजपा और उसके सहयोगों का किसी भी प्रकार से चुनाव के अंदर मदद नहीं करेगा, बिल्कुल मदद ही नहीं करेगा, बल्कि हराने के लिए जो भी हमने किसान संगठनों ने और किसानों ने
जो भी रास्ता हमें मिलेगा इनको हराने के लिए, भाजपा और उसके सहयोगी, चाहे वो जसपा हो चाहे कोई और हो, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग इनके सहयोगी हैं, उनको हराने के लिए हर जो कोशिश है हमारी इसमें रहेगी। चाहे उसके लिए हमने चुनाव के दौरान डोर टू डोर करना पड़े, जनसभाएं भी करेंगे, उससे पहले भी है लोगों को जागरूक करेंगे, और एक साथ में हम जो अपनी मांगों को लेकर एक आंदोलन भी हमारा साथ में चलेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल यही लोग, हो सकता है आज जो बीजेपी में है वो कांग्रेस में आ जाएं, जो कांग्रेस में है वो बीजेपी में चले जाएं, जो जेजेपी में है वो आप में चले जाए, आप वाले जेजेपी में चले जाए। ये इनका तो एक चक्कर है। इनको तो राजनीति में इनको जो मुनाफा जहाँ पे मिलेगा, ये तो एक दुकानें बन चुकी हैं, राजनीतिक पार्टियां दुकानें हैं, और जिस दुकान में ये लगेगा कि यहाँ से तेरे को माल मिल सकता है, आज ये राजनीति करने वाले वो लोग वहीं जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जनता भी देख रही है, और आने वाले समय में लोग इनको जो है देखेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दुकानें बनी हुई हैं, तो क्या इसलिए आप भी एक दुकान खोलने के लिए चुनाव में गए थे? देखिए मैं ये जो किसानों ने जो चुनाव लड़ा है, तो क्या आप भी राजनीतिक दुकान खोलने के लिए गए थे चुनाव? बिल्कुल दुकान खोलने के लिए नहीं गए थे, एक विकल्प के लिए गए थे, लेकिन उनका अपना एक अकेला राजनीति, आप राजनीति को तो दुकान खोलना बता रहे हैं, दुकान ही है तो ये फिर आप भी दुकान खोलने जा रहे हैं? आप जब चुनाव में गए हैं तो इसका मतलब आप भी दुकान खोलने जा रहे हैं? ये बिल्कुल सारी आप भी अपना बेनिफिट देखेंगे? नहीं, हम भी दुकान खोलेंगे, ऐसी दुकान खोलेंगे जिसमें सबको फायदा मिले, किसी उस पे आने वाले को ही फायदा ना मिले, बल्कि हम सबके लिए ऐसा जो है। चुनाव से पहले तो हर एक आदमी यही कहता है, चुनाव से पहले हर एक व्यक्ति जो किसी भी राजनीति पार्टी का व्यक्ति हो, किसी राजनीतिक दल का हो, इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो चुनाव से पहले ये बात कहता है, मगर चुनाव जीतने के बाद में वो भी उसी दलदल में चला जाता। थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, इसी देश के अंदर कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी हैं जहां लोगों के लिए काम किया जाता है। तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना की जो सरकार है वो किसानों के लिए भी काम करती है, वो मजदूरों के लिए भी करती है, वो कर्मचारियों के लिए भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर लोगों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता, इतनी लूट नहीं है। इसी देश के अंदर केरल के अंदर एक सरकार है, वहां पे आप देखेंगे कि किसान की जो हालत है वो कैसी है, मजदूर की हालत कैसी है, कैसी व्यवस्था वहां पे उस सरकार ने की, बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है। इसी देश के अंदर के वैकल्पिक राजनीति भी जो है मिल रही है हमारे को, दिल्ली के अंदर भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे ये नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक ऐसी दुकान बन गई कि जहां से मुनाफा ही बटोरा जाए। इस देश को चलाने वाली तो चलाएंगी तो राजनीतिक पार्टियां ही जो सत्ता में बैठेंगी, चलाएंगी तो वही, और उससे हम भी बाहर नहीं है। हम भी वोट देते हैं, तो वोट देके एक सत्ता चुनते हैं, तो वो तय हमने करना कि किस तरह की जो है दुकानदारी करने वाले लोगों को हमने अपना बागडोर सौंपनी है। एक बात समझना चाहता हूं मैं, अब एमएसपी की बात आती है रणजीत जी, एमएसपी कहते हैं कि हमारे सिर्फ ये 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता था जब तक मिला है, बाकी किसी और स्टेट में, बाकी और स्टेट में नहीं है, काफी स्टेट में नहीं देते एमएसपी वहाँ की गवर्नमेंट। तो इस बात को मैं समझना चाहता हूँ कि ये सच्चाई है कि बिल्कुल कमेटी नहीं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, यहाँ एमएसपी है। अब क्या होता है, आपने भी, क्योंकि आप प्रेस से जुड़े लोग हैं, आपने खबरें भी देखी होंगी, सुना भी होगा, आपके पास सूचना भी आई होगी, धान जो है वो यूपी और बिहार से खरीद करके टोहाना आके बेचा जाता है। क्यों बिकने आता है? वहां वो धान जो है, वहां क्योंकि एमएसपी नहीं है, 1000-1200 रुपए क्विंटल को ले जाते हैं, जहां 1920 है, 40 है, जहां करके वो धान वो ज्यादा रेट में बिकती है। और जहां का जो शेलर मालिक है, जहां का जो व्यापारी है, वो कई बार किसान मोर्चे के दौरान ट्रक पकड़े भी हैं हमने, जो बाहर से आते हैं। मतलब हम ये डिमांड करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एमएसपी हो। हम कोई ज्यादा नहीं दे, तो फालतू तो मांग ही नहीं रहे, मिनिमम प्राइस जो हमारे को मिले, कम से कम जो सरकार तय कर दे वो तो मिलनी चाहिए ना। अब गेहूं का सीजन था, क्विंटल के पीछे 2 किलो काट करके शेलर वालों ने सीधी शेलर में गिराई है। यहां क्या करते हैं, यहां बोली नहीं लगती, आप लोगों ने देखा, जाम भी लगे हैं, नारेबाजी भी होती है, हमारे को तो पैर पैर पर लड़ना पड़ता है।
फसल जब बीजने से लेकर काटने तक खेत में लड़ाई लड़ते हैं, और उसको ला करके जब मंडी में ले आते हैं, यहाँ ना पानी का प्रबंध होता है, ना बिजली का, ना सफाई का, ना कोई खरीदने का, कुछ नहीं होता। और हर बार जो है टोहाना का किसान मोर्चा, चाहे धान का सीजन हो चाहे गेहूं का सीजन हो, वहां मोर्चा लगा करके बैठता है। तो हम कम से कम जो सरकार ने तय कर दिया, किसान ने तय नहीं कराया, 64 रुपए सरकार ने तय कर दिया कि सूरजमुखी का जो है सपोर्ट प्राइस है, तो कम से कम वो सरकार द्वारा जो तय किए उसके ऊपर तो बिकनी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। तो इसमें ये नहीं लगता आपको कि अदर स्टेट है जो, क्या उनको एमएसपी नहीं चाहिए? आपका संगठन, एक सेकंड, आपका संगठन शायद काफी स्टेट में गया था किसान आंदोलन के दौरान। हाँ जी। अदर स्टेट के बहुत कम योगदान रहे। टिंकू भाई से पूछना चाहूंगा मैं, ये क्या रीजन? ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में आंदोलन नहीं है। बिहार के अंदर बहुत बड़ा किसान आंदोलन बिहार के अंदर चला है। राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हरियाणा से बड़ा है। महाराष्ट्र के अंदर जो किसान आंदोलन है वो, उस किसान आंदोलन को पूरी दुनिया देखती है। नासिक से लेकर मुंबई तक किसान पैदल निकलते हैं और वो इसी मांग को लेकर निकलते कि हमारे को एमएसपी दो। ठीक है, वो बहुत दूर हो जाता है मुंबई से, कि वहां से किसानों का दिल्ली पहुंचना बहुत मुश्किल है। बिहार से किसानों का दिल्ली पहुंचना, आना जाना बहुत मुश्किल है। तो आसपास का जो किसान है वो दिल्ली पहुंचता है लड़ने के लिए, और वहां का जो किसान है वो अपने अपने राजधानियों को जो घेरता है वहां तक अपना आंदोलन करता है। ऐसा नहीं कि बंगाल के अंदर कितना बड़ा किसान आंदोलन चलता है, ऐसे उड़ीसा के अंदर आप देख लीजिए कितनी भयंकर गरीबी है किसानों के अंदर, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा है। आपकी बात सब ठीक है। किसान आंदोलन तो है, आंदोलन रहता है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां भी आंदोलन है, यहाँ हरियाणा पंजाब में भी आंदोलन है। जो किसान यूनियन है वो ऐसा रास्ता क्यों नहीं अपनाती? आंदोलन तो हो, मगर महाराष्ट्र जैसा, जो हरियाणा पंजाब के किसान है या पश्चिमी यूपी के किसान है, वो ऐसा रास्ता क्यों नहीं अपनाते जैसे महाराष्ट्र ने अपनाया, कि वो वहां से चल दिए, शोर शराबा नहीं हुआ, सड़क नहीं रोकी गई। यहाँ पे थोड़ी सी बात होती है, किसान आंदोलन के नाम पे सड़क जाम लग जाते हैं। लोगों को खासतौर पे जो आने जाने वाले वाहन चालक हैं उनको परेशानी होती है, लोगों को परेशानी होती है, रास्ते बंद होते हैं, विकल्प ढूंढ के जाना पड़ता है, तेल ज़्यादा खर्च होता है, परेशानी ज़्यादा होती है। तो ऐसा आंदोलन अगर चलाए तो ऐसा आंदोलन क्या यहाँ नहीं चल सकता? आंदोलन ऐसा, देखिए, आंदोलन के अलग अलग स्टेटों में अपने अपने तरीके होते हैं। जिस तरह हमारा रहना सहना, हमारा खाना पीना सब पूरे देश में एक जैसा तो नहीं है। नहीं, ये बात नहीं कर रहे। आप क्या उनसे सीख लेके यहाँ आंदोलन ऐसे नहीं चला सकते? उनसे सीख लेके यहाँ चले हैं। आप देखें पंजाब में, हरियाणा में अगर थोड़ा सा भी कहीं भी आंदोलन, किसान आंदोलन रद्द होते हैं तो सड़कें जाम हो जाती हैं। फर्क देखिए, पहले जो किसान आंदोलन होते थे, कंडेला के अंदर किसान आंदोलन हुआ, कितने दिनों तक सड़क जाम रही। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। उस चीज में कितना वहां से शिक्षा क्यों नहीं लेते आप? वही मैं बोलना चाहता हूँ। वो सड़कें जाम नहीं करते, रास्ते बंद नहीं करते, आपके जो आंदोलन रहते हैं तो वो किसी से मारपीट नहीं करते, किसी से कोई झगड़ा फसाद नहीं होता है, रेलगाड़ी नहीं रोकी जाती है। आप वहां के सीख लेके यहाँ ऐसा प्रपोजल क्यों नहीं तैयार करते? किसान आंदोलन में वही हुआ था। अब की बार जितना बड़ा आंदोलन यहाँ चला है, कितने कम, सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा भारत बंद, 4 घंटे बंद, 3 घंटे बंद, वो पूरे देश में हुआ। इसके अलावा किसानों ने अपनी मर्जी से एक सिंगल सड़क नहीं रोकी किसानी आंदोलन के नाम पे। वैसे चलो कोई जाम और समस्या है वो अलग लगाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पे जिस तरह पहले होता था उसमें बहुत कुछ बदलाव आया। लोगों ने अपने लड़ने के तरीके जो बदले हैं, लोगों ने राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार का फैसला किया, इनका जो सत्ता में बैठे इनको अपने गांव में नहीं घुसने दिया, इनके कार्यक्रम नहीं होने दिए। कि अब की बार जो है बहुत फर्क रहा कि जनता को कम से कम इस आंदोलन में तकलीफ हुई है। हाँ ठीक है, दिल्ली को घेर के बैठे हैं, वो हम नहीं बैठे, वो सरकार ने हमारा रास्ता रोक रखा था। हम सड़कें जाम नहीं करना चाहते थे, वहां पे सड़कें रास्ता खोल देते, हम आगे जाके जगह पे बैठ जाते, लेकिन सरकार ने आगे नहीं जाने दिया, तो जहां हमारे को रोका हम वहीं पे बैठ गए। देखिए, एक आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरकार भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं, इतने लाखों हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे किसान, दिल्ली में ऑलरेडी पहले ही चलने की जगह नहीं है, आने जाने की जगह नहीं है,
तो आगे वहां पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल रहता। इसलिए सरकार ने इसलिए रोका बॉर्डर पर कि यहाँ पे इन्हें रोक दिया जाए कि ऑलरेडी पहले ही वहां पे चलने तक की जगह नहीं है। आप ऐसा कुछ आप अगर इतने लोग वहां जाते तो कम से कम वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा होता। ऐसा है जी कि किसी को भी, और खासकर किसान मतलब इतना खाली नहीं होता कि घर छोड़ के जो है 13-13 महीने कहीं आंदोलन में बैठा रहे सरकार की नीतियों के विरोध में। क्योंकि लड़ाई किसके खिलाफ होगी? अगर हमारे हितों पर कुठाराघात होता है तो लड़ाई तो जो मौजूदा सरकार है उसके साथ होनी है। सरकार 3 कृषि कानून ले आई और चोरी चोरी ले आई। हमने उस टाइम सीधा आरोप लगाया था सरकार के कि ये चोरी चोरी लेके आए हैं, क्योंकि अध्या देश लाना चोरी है। पार्लियामेंट में बिल लेकर आते, बिल के ऊपर बहस होती, बहस के बाद पास होता, लोगों को पता चलता। तो चोरी चोरी जमीन छीनने का जो है प्रयास मोदी सरकार ने किया। अब जमीन कौन छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। अब भी ठीक है, कृषि कानून वापस हो गई, लेकिन अब भी सरकार की नीति तो वहीं खड़ी है, जमीनें छीनने की। ऐसी नीतियां ला दो कि किसान फेल हो जाए, सरकार को ना छीननी पड़े, किसान खुद कह दे कि ये हमारी जमीनें ले लो, जब तो बेचने के लिए तैयार है। एमएसपी का मैटर, एमएसपी तीनों कृषि कानूनों से ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी जो मंडियां को खत्म किया जा रहा है ताकि बाहर जो प्राइवेट प्लेयर है वो, ये मंडियां फेल हो जाएंगी। हिमाचल में आपने देखा, सेब जब तक वहां की मंडी में बिकता था किसानों को रेट मिलता था। जब अडानी साहब आ गए, 2 बार रेट अप करके दे दिया, जो वहां का मतलब व्यापारी था छोटा, वो खत्म हो गया, और वो प्राइवेट प्लेयर ने फिर सेब के रेट वहां से कितने में खरीदे और आगे बेचे कितने में, कितना मुनाफा कमाया। वो चीज जहां हमारे भी ये सरकार लागू करने जा रही है। हम एमएसपी इसलिए मांग रहे हैं, इसीलिए जोर एमएस के ऊपर है कि एमएसपी हमारी हो, सरकारी खरीद हो। सरकारी खरीद के ऊपर अगर कोई प्राइवेट प्लेयर 6400 की बजाय 6425 देकर खरीदता है सूरजमुखी को, कोई इतराज नहीं हमारे को, प्राइवेट प्लेयर खरीदे। लेकिन प्राइवेट प्लेयर को सरकार ही छूट दे रही है ना कि 6400 है, तू 4000 में खरीद ले। अगर कानून हो तो वो 4000 में कैसे खरीद लेगा? तो सरकार किस लिए है? इसका मतलब सरकार अंडानियों, अंबानियों और बड़े शाहूकारों के लिए। जब वो उनके लिए है तो किसान और मजदूर क्या करेगा? वो लड़ाई लड़ेगा। आपकी बात जायज है कि सड़कों के ऊपर जाम लगने से आम पब्लिक को दिक्कत होती है। महाराष्ट्र की बात चली, वो पैदल चले, और सरकार के ऊपर कितना असर हुआ? सवाल ये है कि आंदोलन सरकार को मानना पड़ा, सरकार मानी वहां की जितना अगर जितनी आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, जितना आंदोलन, जितना प्रेशर बना के गया हम पंजाब हरियाणा में, क्योंकि पूरे देश ने देखा दिल्ली का जो आंदोलन था, हर जगह से लोग आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उस आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? पंजाब और हरियाणा कर रहा था, क्योंकि नेचरली है, आज की बात नहीं है, ये खून में होता है। आजादी की लड़ाई को ले लो आप, आजादी की लड़ाई में ये पूरा पुराना पंजाब ही था, जिसको आज हरियाणा कहते हैं, ये भी पंजाब था। इनकी जो कुर्बानी है जहां वेस्ट बंगाल की, उसको निकाल के बाकी देश की आप देख लो। तो कुदरती बात है, जिन लोगों के खून में लड़ने का मादा है वो लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसानों को जो एमएसपी मिलना चाहिए, ये सभी किसानों की समस्या है कि उनको नहीं मिल रहा है, और मिलने के बाद ही उनको फिक्स हो पाएगा कि उनको उनकी मेहनत का जो दाम है वो मिल पाएगा। और ये भी पूरे विश्व ने देखा कि जो किसान आंदोलन भारत में चला है 1 साल के करीब, इस आंदोलन जैसी कोई भी अनूठा उदाहरण नहीं हो सकता कि एकता में बल है, इसको साबित करें। अब आने वाले समय में, अभी 2024 के इलेक्शन है, तो देखते हैं कि किसान, मजदूर, एकता संगठन जितने भी है तो क्या फेरबदल करते हैं, क्या मौजूदा सरकार को कहीं रिपीट करते हैं या किसी नए चेहरे पर विश्वास करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली चर्चा में। नमस्कार।